आप सभी का हमारे चैनल पे। और हम लोग हिंदी साहित्य की अपनी क्लासेस लेके आए हैं जो एलटी ग्रेड के लिए भी उपयोगी हैं और साथ ही साथ यूपीपीसीएस के लिए भी उपयोगी हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या योगदान रहा ये देखा। अब इसके बाद हमको आज देखना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। आखिर इनका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या ऐसी जरूरत थी, क्या ऐसी कमियां थी आचार्य शुक्ल के इतिहास में कि फिर से पुनर्इतिहास लेखन की जरूरत पड़ी। इन सारी चीजों पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि आचार्य शुक्ल की कमियां क्या थी। आचार्य शुक्ल, आप सभी लोगों को पिछली क्लास में मैंने बताया कि आचार्य शुक्ल का उद्भव हिंदी साहित्य के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। आचार्य शुक्ल से पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की कोई परंपरा नहीं थी, कोई भी व्यवस्थित प्रयास नहीं किया गया। जो प्रयास मिश्र बंधु ने अंत में आकर किया भी, उसमें भी बहुत सारी कमियां थी। कमी यह थी कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साहित्य का जो है विश्लेषण नहीं करते थे और इसके अलावा युगीन परिस्थितियों का जो है ध्यान नहीं रखते थे। आचार्य शुक्ल ने इसमें परिवर्तन किया। आचार्य शुक्ल का जो विश्लेषण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त है और साहित्यकार नहीं, उसकी रचना के ऊपर ध्यान देते हुए उन्होंने अपना पूरा इतिहास लिखा है और एक व्यवस्थित अध्ययन किया है। कालखंड का विभाजन उन्होंने बेहतर ढंग से किया। सारी चीजें सही हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आचार्य शुक्ल की कमियों में सबसे बड़ी जो कमी है वो कमी ये है कि आचार्य शुक्ल रचना और रचनाकार के अलगाव के समर्थक हैं। यानी वो समग्रतः जो लिखा गया है, जो रचना की गई है, उसके बारे में ज्यादा ध्यान देते हैं। किसने रचना की, वो किस परिस्थिति में था, किस तरह से उसके ऊपर कौन कौन सी चीजों का प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन वो नहीं करते हैं। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण आचार्य शुक्ल की जो वो है मतलब इतिहास है, इसमें एक कमी आ जाती है और वो कमी किससे होती है? परंपरा की उपेक्षा। यानी आचार्य शुक्ल अपने इतिहास में हर एक विश्लेषण के समय जो पहले से चली आ रही परंपरा है उसकी उपेक्षा करते हैं। उपेक्षा करने का मतलब क्या हुआ? यानी वो ये नहीं देख पाते हैं कि अगर कबीर ने कोई रचना की है तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, किससे वो प्रभावित हुए हैं और किन किन चीजों के कारण जो है उन्होंने ऐसी रचना रखी है। अगर कबीर की कोई स्पेसिफिक विचारधारा है तो वो किस चीज से प्रभावित है। अगर सूरदास जो है सूरसागर लिख रहे हैं, कृष्ण के भक्ति परक कवि हैं वो, इसके अलावा वो श्रृंगार वर्णन भी कृष्ण का करते हैं, तो आखिर वो किससे प्रभावित हुए हैं? ये चीजें वो छोड़ देते हैं। इसके अलावा जब आदिकाल का वो विश्लेषण करते हैं तो केवल रासो साहित्य को ही साहित्य मानते हैं, केवल रासों को ही ये साहित्य मानते हैं। बाकी जो सिद्ध हैं, नाथ कवि हैं, इनको वो साहित्य से बाहर कर देते हैं। जैन कवियों की जो रचना है उनको भी सांप्रदायिक कह के साहित्य की सीमा से बाहर कर देते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होती है? इससे प्रॉब्लम यह होती है कि अगर केवल सांप्रदायिक आधार पर ही जो है साहित्य का विभाजन करेंगे तो हमारा तो पूरा भक्ति काल ही खत्म हो जाएगा। यानी कि हमको कंटेंट पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके संप्रदाय विशेष पर। यहां पर भी आचार्य शुक्ल चूक जाते हैं। इसके अलावा समकालीन समय में जो रचनाएं हो रही थी उसके प्रति वो घोर उपेक्षा दिखाते हैं। तीसरी सबसे बड़ी कमी थी कि आचार्य शुक्ल जो है, जो प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य आप लोग जानते हैं जैसे रामचरितमानस है, ये सब है, इनके इतने ज्यादा प्रभाव में रहते हैं। प्रबंध काव्य से ज्यादा प्रभावित रहते हैं। यानी जायसी की पद्मावत, तुलसी की रामचरितमानस, इनका इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है और इसके कारण जो मुक्तक परंपरा, ये कबीर का सही विश्लेषण नहीं कर पाते हैं, ये बिहारी को उचित महत्व नहीं दे पाते हैं। इस कारण से अब ये जरूरत हो गई थी आचार्य शुक्ल के बाद कि फिर से एक बार विश्लेषण किया जाए और इस विश्लेषण को हिंदी साहित्य में लाने वाले सबसे महत्वपूर्ण आचार्य थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या क्या चीजें जोड़ी हैं रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में, उसको हम देखते हैं। दोनों किस तरह से एक दूसरे के पूरक हैं। अब आचार्य द्विवेदी
आचार्य द्विवेदी की विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहली इनकी खासियत है कि ये किसी भी रचनाकार के उदय में उसकी युगीन परिस्थितियों पे ध्यान देते हैं, परंपरा पे ध्यान देते हैं। परंपरा इन द सेंस कि कैसे ये जो कवि है किस परिस्थिति से आया, क्या क्या इसके ऊपर प्रभाव पड़ा, इसका उचित विश्लेषण करते हैं, यानी परंपराओं को महत्व देते हैं। उचित महत्व देते हैं। अगर कबीर लिख रहे हैं, आचार्य द्विवेदी का कहना है कि अगर कबीर लिख रहे हैं भक्ति काल में, तो कहीं न कहीं कबीर के लेखन पर किसका प्रभाव है? सिद्ध और नाथ कवियों का। स्वाभाविक सी बात है। जैसे ग्रियर्सन ने कहा कि भक्ति काल जो है बिजली की चमक के समान उत्पन्न हुई, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको नकारते हैं। वो कहते हैं कि भक्ति काल बिजली की चमक के समान नहीं उत्पन्न हुई थी, 7वीं सदी से ही अलवार संत थे, इनकी उत्पत्ति हो चुकी थी, और अलवार भक्ति की जो धारा थी वो दक्षिण से, कहां पे उत्पन्न हुई थी? दक्षिण में, साउथ में, यहां से उत्तर की ओर आ रही थी। और यही जो धारा है वो सिद्धों और नाथों के अंदर जो है प्रस्फुटित हुई, और बिना गोरखनाथ के हम कबीर की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर गोरखनाथ नहीं होते तो कबीर भी नहीं होते। इतना एक दूसरे से साम्य है इन लोगों का। यानी कि किसी भी कवि की उत्पत्ति हुई है तो कुछ न कुछ परंपरा का उस पर भाग होता है, कुछ न कुछ प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि अगर सूरदास रचना कर रहे हैं भक्ति काल में, तो हम किसी भी हालत में इनके ऊपर विद्यापति के प्रभाव को नकार नहीं सकते हैं। यानी पहले विद्यापति रचना कर चुके हैं, इसलिए ही सूरदास के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा है, और परंपरा के कारण ही सूरदास जो है इस चीज में आए हैं। इसके अलावा भक्ति काल को लेकर आचार्य शुक्ल ने कहा कि जो है ये हत दर्भ जाति, यानी हारी हुई हिंदू जाति, क्योंकि मुसलमानों की विजय हो रही थी, इससे हारी हुई जाति के पास भगवान के पास जाने के अलावा वो कोई चारा ही क्या था। आचार्य द्विवेदी इसको नकारते हैं अपने परंपरावाद के आधार पर। आचार्य द्विवेदी ये कहते हैं कि अगर इस्लाम न भी आया होता तो हिंदी साहित्य के भक्ति काल का 12 आना वैसा ही होता जैसा वो है। क्यों? क्योंकि इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति, इसकी परंपरा उसको उसी मार्ग पर ठेले हुए लिए जा रही थी। यानी अलवार भक्ति अगर 7वीं शताब्दी में उत्पन्न हुई तो उसकी धारा धीरे धीरे उत्तर की तरफ आ रही थी। भक्ति काल के उद्भव में इस्लाम का केवल धनात्मक महत्व हो सकता है, इस्लाम के आगमन का। इस्लाम ही भक्ति काल के उदय का कारण नहीं हो सकता है। क्लियर हो रही थी बात? यानी कि उन्होंने ये कहा कि पहले की परंपरा ही आगे जाकर प्रस्फुटित होती है, विकसित होती है, और उससे और बेहतर जो है विकास दिखाई देता है। यानी वो बिल्कुल अलगाव में विश्वास नहीं रखते थे कि कोई चीज अचानक से आके और हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम अपने हिसाब से काम करने लगते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? आचार्य द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास की कोई पुस्तक नहीं लिखी। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, उनका नाम आप लोग याद रखिए। पहली पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरी है हिंदी साहित्य का आदिकाल, तीसरी किताब है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास। ये 3 किताबें उन्होंने अलग अलग भाग में लिखी है, और हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका योगदान इतना बड़ा कैसे हो गया बिना इतिहास लिखे हुए? इसलिए बड़ा हो गया कि आचार्य शुक्ल की जो इतिहास दृष्टि थी उसमें ये नई चीज ले आके जोड़ते हैं।
ये हमको ये बताते हैं कि अगर कबीर आए हैं तो उसका कोई कारण है इतिहास में। हम रचनाकार को उसकी युगीन परिस्थिति, उसके ऊपर पड़ने वाले सारे प्रभावों से अलग करके नहीं देख सकते हैं। अगर तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है तो पहले से उसकी कोई परंपरा रही होगी, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया होगा। ये हो सकता है कि सबसे उत्कृष्ट कृति जो है रामचरितमानस हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि रामायण लिखने की कोई परंपरा नहीं रही होगी, उससे तुलसीदास नहीं प्रभावित हुए होंगे। अगर कृष्ण भक्ति साहित्य में सूरदास का सबसे उच्च स्थान है तो कोई न कोई उससे पहले उस परंपरा का कवि रहा होगा जिससे प्रभावित होकर सूरसागर लिखी गई है। अगर जायसी ने पद्मावत की रचना की है तो सूफी साहित्य की एक धारा होगी जो पहले से चली आ रही होगी, उसी को जोड़ने में उसी की श्रेष्ठ रचना उन्होंने की है। यानी कि हर एक चीज को उन्होंने हिंदी साहित्य की परंपरा के हिसाब से जोड़ा है और समग्रता पे बल दिया है। यानी सबसे बड़ी बात क्या हो गई, साहित्य की समग्रता पर बल दिया है। यानी कि अगर हमको साहित्य का अध्ययन करना है तो उसको पूरी परिस्थिति, युगीन परिस्थिति, पीछे के प्रभाव सबके हिसाब से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई रचनाकार जन्म लेता है तो केवल वो अपनी एकाएक किसी प्रस्फुटित प्रतिभा के कारण नहीं होता है, कुछ न कुछ परंपराओं का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसी प्रभाव के तहत जाकर वो इस चीज को करता है। और इसके अलावा आचार्य द्विवेदी क्या कहते हैं? आचार्य द्विवेदी कहते हैं, उनका स्टेटमेंट है, इसको आप लोग बिल्कुल अभी याद कर लीजिए। क्या स्टेटमेंट है? मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। अब अगर किसी व्यक्ति का सिद्धांत ये है कि मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, साहित्य से केवल मनुष्य के हिसाब से करना चाहिए, इसीलिए वो साहित्य के जो मापदंड है जिसके आधार पर साहित्य की श्रेष्ठता को नापा जाएगा, उसका जो मापदंड होगा वो सामाजिक मापदंड होगा। यानी वो साहित्य के सामाजिक मापदंडों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और इसी को वो कहते हैं समाज शास्त्रीय प्रतिमान। यानी साहित्य का विश्लेषण समाज शास्त्रीय प्रतिमानों के आधार पर होगा, ये केवल शिल्प के आधार पर नहीं होगा, कौन कितना चमत्कार उत्पन्न कर रहा है इसके आधार पर नहीं होगा। इसीलिए वो कबीर को हिंदी का महानतम कवि मानते हैं। जबकि आचार्य शुक्ल क्या कहते हैं? आचार्य शुक्ल ये कहते हैं कि वो अनगढ़ कवि हैं। कुछ ऐसी ही उलटबासियां उन्होंने कह दी, इसका कोई बहुत साहित्यिक महत्व नहीं है। जबकि आचार्य द्विवेदी इस मुद्दे पर यह कहते हैं कि कबीर जो है भाषा के डिक्टेटर है, वाणी के डिक्टेटर हैं। जो वाणी से नहीं कहा जा सकता उसको भी उन्होंने वाणी से कहलवाया है, सीधे सीधे नहीं तो दरेरा देकर, तोड़ मरोड़ कर। यानी जो भाषा है, भाषा को अपने हिसाब से ढालने की जो क्षमता कबीर में है वो किसी में नहीं पाई जाती है। इसीलिए हिंदी के सबसे महानतम कवियों में वो कबीर को शामिल करते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी काव्य का समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर देने वाले कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, वही चीज तो कुछ परिवर्तन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस वो परंपरा में कर दिया हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में। इसके बाद अब दो धाराएं बन गई, आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। आचार्य शुक्ल, इनकी मान्यताएं, और दूसरी तरफ आचार्य द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोनों लोगों के बीच में काफी हद तक मतभेद आ गया। इन दोनों तरह के मतभेदों में समन्वय का काम किसने किया? अगले आचार्य आते हैं, आचार्य राम स्वरूप चतुर्वेदी। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास।
ये हिंदी साहित्य के इतिहास पर लिखी हुई संपूर्ण पुस्तक है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये इसमें हिंदी साहित्य के उद्भव से शुरू करते हैं, हिंदी साहित्य को हिंदी जो भाषा भाषी लोग हैं उनकी संवेदनाओं के विकास से जोड़ते हैं, यानी कि परिस्थितियां जैसी रही है उसी का प्रस्फुटन या उसी को दिखाने के लिए हिंदी साहित्य की रचना हुई है, ये साबित करते हैं आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी। जैसे दोनों का सम्मिलन कैसे करते हैं वो, आचार्य शुक्ल ने कहा कि भक्ति काल का जो उद्भव है वो इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के कारण हुआ। आचार्य द्विवेदी ने कहा कि यह परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। आचार्य रामचंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि परंपरा का विकास तो है, जो हमारा भक्ति काल है, भक्ति काल परंपरा का विकास तो है, पर इस पर इस्लाम का प्रभाव भी है। क्लियर हो रही है बात? यानी कि वो ये कहते हैं कि इस्लाम का प्रभाव है और इसको प्रभाव की तरह ही लेना चाहिए, प्रतिक्रिया की तरह नहीं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इस्लाम के आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप जो है भक्ति काल आ गया। आचार्य द्विवेदी कहते हैं कि जो है केवल परंपरा के विकास के कारण हुआ। आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि परंपरा का विकास तो हुआ ही, लेकिन इस्लाम का भी प्रभाव पड़ा, लेकिन इस प्रभाव को प्रभाव की तरह ही लिया जाना चाहिए, किसी प्रतिक्रिया की तरह नहीं, यानी निगेटिव उसके में नहीं लेना चाहिए। दो अलग अलग संस्कृतियां जब आपस में टकराती हैं तब फिर कुछ नया निकल के आता है, और जो नया निकल के आया भारत में वही है भक्ति काल। यानी कि जो हिंदी जाति की जो संवेदना है उसका विकास हुआ, और जैसे संवेदना का विकास हुआ वही परिवर्तन दिखाई दिया कहां पे, हिंदी साहित्य में। इसके अलावा आचार्य शुक्ल जो है समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से जो है विश्लेषण करते हैं, यानी साहित्य की उपयोगिता मनुष्य के लिए क्या है इसके आधार पर कहते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी इसमें कुछ चीजें जोड़ते हैं। वो कहते हैं साहित्य का समाज शास्त्रीय मापदंड बिल्कुल सही है, लेकिन साहित्य का काव्यात्मक महत्व भी होता है। यानी कि जो काव्यात्मक मापदंड है वो भी जरूरी है, दोनों का उचित संतुलन होना चाहिए। चाहे आप अच्छी से अच्छी बात कहें समाज के लिए, देश के लिए, जितना ही मनुष्य के लिए उपयोगी हो, लेकिन अगर वो चीज जो है रोचक नहीं है, लोग उसको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं, उसको हम साहित्य नहीं कह सकते हैं। यानी सबसे बेहतर साहित्य क्या है, जिसमें सामाजिक संदेश भी हो, और सामाजिक संदेश होने के साथ साथ वो काव्यात्मक मापदंडों पर भी आए। यानी किसी भी रचना का विश्लेषण करना है तो काव्यात्मक रूप से भी देखना पड़ेगा, जो भी शिल्प की बात होती है उसके शिल्प को भी ज्यादा महत्व देना होगा, और साथ ही साथ उसके समाज शास्त्रीय मापदंडों पर भी। इसीलिए ये कबीर को महत्व देते हैं, तुलसी को महत्व देते हैं, लेकिन इसके बनिस्बत ऐसा नहीं है कि बिहारी को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। जो बिहारी की खासियत है अपने समय के हिसाब से उसको भी ये सामने लेकर आते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हम हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा को देखें तो रामस्वरूप चतुर्वेदी दोनों दृष्टियों का समन्वय कर देते हैं, और इसी कारण से दोनों चीजों में समन्वय करने के कारण ये हिंदी भाषी प्रदेश की हिंदी भाषा और हिंदी भाषी प्रदेश की सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी विशेषता विरुद्धों के सामंजस्य को सामने लाते हैं। यानी कि आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ये कहते हैं कि जो हिंदी भाषा और हिंदी भाषी प्रदेश की सबसे बड़ी खासियत है वो है विरुद्धों का सामंजस्य। अलग अलग एक ही समय में अलग अलग तरह की रचनाएं यहां हो सकती हैं,
एक ही साथ अलग अलग तरह के, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग जैसे एक साथ मिलजुल के रहते हैं, उसी तरह से हिंदी साहित्य में एक ही समय में अलग अलग प्रवृत्तियां चलती हैं। कोई जो है समाज शास्त्रीय ढंग से उसको देख सकता है, कोई जो है युगीन परिस्थिति के हिसाब से देख सकता है। एक ही समय में भक्ति परक रचनाएं हो रही हैं, उसी समय में बहुत सारे लोग श्रृंगार परक रचनाएं भी कर रहे हैं। यानी कि आपस में विरोध होना और विरुद्धों का सामंजस्य में ले आना ही हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। और इस बिंदु पर आकर आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का जो इतिहास है वो कंप्लीट होने की तरफ बढ़ता है। और इस इतिहास की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि ये भाषा, साहित्य और समाज के संबंधों की गहन पड़ताल करते हैं। यानी कि केवल भाषा का अध्ययन नहीं, केवल साहित्य का अध्ययन नहीं, केवल समाज का अध्ययन नहीं, भाषा की उत्तरोत्तर कैसे विकसित हो रही है, कैसे वो अधिक सक्षम बन रही है, साहित्य के साहित्यिक मापदंड क्या हैं, किस रचना में किसका इतना यूज हुआ है और वो समाज के लिए कैसा उपयोगी है, इन सारी चीजों को मिलाकर आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास बनता है। इसके अलावा साहित्य के साथ ललित कलाओं के विकास को भी जोड़ते हैं। यानी कि वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से साहित्य विकसित होता है उसी तरह से, उसी के सामंजस्य के साथ ही अन्य ललित कलाओं का ही विकास होता है। अगर संगीत का कोई स्वर्ण काल चल रहा है तो वो साहित्य का भी स्वर्ण काल होगा, वही पेंटिंग का भी स्वर्ण काल होगा। यानी सारी ललित कलाएं एक साथ ही विकसित होती हैं, एक साथ ही चलती हैं। और हिंदी भाषी जो जाति है, हिंदी भाषी जो प्रदेश है, उसका इतिहास भी उसके साहित्य के इतिहास के साथ जुड़कर चलता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। अपनी अगली क्लास में अब हम लोग शुरू करेंगे हिंदी साहित्य का जो पहला कालखंड है, जिसे आदिकाल कहा जाता है, उसको हम लोग खत्म करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।